सो हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी एमआरपी कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट 2। क्लास 11th में ही हम बात करेंगे। हमने स्टार्टिंग में पहले आज क्वेश्चंस ले लिए हैं मोल कॉन्सेप्ट के। तो जैसा कि आपने मेरे हिसाब से फर्स्ट पार्ट देख ही लिया होगा, उसमें भी और इसमें काफी ज्यादा चीजें इंटरलिंक्ड, तो उस लेक्चर को आप जरूर देखिएगा। हमारा पार्ट 1 जो था उसमें काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी जो इसी लेक्चर से रिलेटेड है। आपको फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ही आपको उसी कंसेप्ट पे दिख जाएगा जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। सो आई होप आपने अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और शेयर भी आप कर रहे होंगे। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल भी हमारा जरूर ज्वाइन कर लिएगा, उस पर भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो भी आपकी क्लास है, मैंने जैसे आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि क्लास अपनी मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा आप कौन सी क्लास में, आपको किस टाइप का और कंटेंट चाहिए इन फ्यूचर, मैं क्या क्या चीजें और लाना चाहूँ। और साथ ही साथ एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये मुझे बताइए, क्या मैं CUET जो अब एग्जाम आने वाला है उसके लिए भी केमिस्ट्री के लिए कुछ कंटेंट लाऊं या नहीं। सो ये मुझे जरूर बताइएगा। CUET केमिस्ट्री के लिए 15 तारीख को आपका एग्जाम है, तो उससे पहले पहले क्या मैं कुछ लाने की कोशिश करूँ, तो ये मुझे जरूर बताइएगा। सो आपको एमआरपी की प्लेलिस्ट तो आपको मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और यहाँ पे मैं ऐसा करूंगा, आई टैब पे भी लगवा दूंगा, यहाँ पे आपको लहराता हुआ दिख जाएगा हमारा एमआरपी सीरीज को। सो आज का लेक्चर कुछ इस तरीके से रहा है। 18-19 सवाल के आसपास हमने डिस्कस करे हैं। कुछ कुछ पुराने लेक्चर से बेस थे, कुछ कुछ नए सवाल थे, और अच्छी खासी प्रैक्टिस हमारी अब हो जाएगी इस लेक्चर को करने के बाद हम पे PYQ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा लेक्चर। What volume of carbon dioxide at STP is obtained by complete combustion of 6 ग्राम कार्बन। तो स्टोइचोमेट्री का कोफिशिएंट क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें निकालना है। पहले हम लिखते हैं रिएक्शन। कार्बन है हमारे पास, कंबशन कर दी, क्या बनता है? कंप्लीट कंबशन से बनती है CO2। क्या रिएक्शन बैलेंस है? यस सर, बैलेंस है। तो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो आपको यहाँ पे आई टैप पे आता वो दिख जाएगा स्टोइचोमेट्री में। हमने पढ़ा था कि 1 मोल, और यहाँ पे भी इसका क्या बनेगा, 1 मोल रिएक्शन बैलेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये हमने लास्ट लेक्चर में इसका बेसिक देखा था कि ये हमें लगाना होता है जब हमारी स्टोइचोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन है अदर देन लिमिटिंग रिएजेंट। सो लिमिटिंग रिएजेंट में हम सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट वाली साइड को ही लेते हैं, ठीक है जी। तो करते हैं, अब हमें क्या चाहिए, हमें इन दोनों को इंटर रिलेट करना है, तो इन दोनों को कर लेते हैं रिलेट। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन क्या किसके इक्वल होंगे, गिवन वेट दैट इज 6 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज 12 इज इक्वल टू, निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो वॉल्यूम अपॉन 22.4, सो ये आ जाएगा 1/2, और वॉल्यूम हमारी आ जाएगी फाइनली 11.2 लीटर या फिर DM³ क्योंकि दोनों बातें सेम ही होती हैं। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मास ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड टू लिबरेट इतनी ऑक्सीजन एट ड्यूरिंग थर्मल डीकम्पोजिशन। सो ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन था, आई थिंक इसमें रिएक्शन नहीं दी हुई थी, तो पहले हमें रिएक्शन लिखनी होगी। तो हीट करने पर ये ब्रेक डाउन हो जाती है KClO3 इसमें, KCl प्लस ऑक्सीजन में। दिस इज द थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये चीज अगर याद नहीं हुई तो आंसर हमारा नहीं निकलेगा। सो कैसे अब बैलेंस करते हैं, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो सबसे पहले यहीं पर मैं लगा देता हूँ 3, और यहाँ पे लगाना पड़ेगा मुझे 2। जैसे यहाँ 2 लगा दिया वैसे यहाँ पे 2 लगाना होगा। नाउ आई विल यूज स्टोइचोमेट्रिक, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, इसको मैं KCl लिख रहा हूँ, KC चलो पूरा लिख रहा हूँ, KClO3 डिवाइड बाय इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl डिवाइड बाय इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाली इक्वेशन हमने लगा लिया। अब किसको इक्वेट करना है हमें, हमें बताना है ऑक्सीजन। अच्छा, तो ऑक्सीजन और इसकी बातचीत है, दैट इज KClO3 की ना, हाँ ठीक है, तो इसका निकालना है, तो ये इक्वेट कर देते हैं। तो डायरेक्ट मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होते हैं गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट इसका अभी लिखते हैं, K का हो गया, Cl का होता है 35.5, प्लस ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है तो 48, प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 39। तो इसको जल्दी से मैं ऐड करता हूँ वीडियो को पॉज करके। तो डिवाइड यहाँ पे आ जाएगा 122.5 इंटू 2 डिनोमिनेटर में ही रहेगा, दैट इज, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मोल्स कितने आ रहे हैं 22.4 डिवाइडेड बाय सेम यही 22.4 इंटू 1/3, ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। सो मेरा फाइनल आंसर जो आएगा वो x का आएगा, x इज इक्वल टू 122.5 इंटू 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा वो इससे थोड़ा कम होगा, किससे थोड़ा कम होगा, 122.5 का 67% होगा। तो अगर मैं इसको करूं डिवाइडेड बाय ऑलमोस्ट 3 के, तो 40 80, तो 80 के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी कि इसका 66.67% होगा, ये 2/3 का मतलब भी होता है। सो इसको मैंने क्या करा, सबसे पहले डिवाइड बाय 3 कर लिया दिमाग में। दिमाग में जैसे ही मैंने डिवाइड बाय 3 करा इसको, तो मेरे पास आ रहा था 40,
सो देन उसके बाद मैंने उसका डबल करा तो 80, तो लगभग 80 के पास आंसर आना चाहिए था, तो 80 के आसपास एक ही ऑप्शन था, दैट्स इट। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पे 66, ये हमारे पास 0.67 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा इतना छोटा नहीं होगा, इतना छोटा नहीं होगा, सेम नहीं होगा, तो तब भी हम इसमें अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन लगा सकते हैं। अदरवाइज वही सिंपल कैलकुलेशन जिंदाबाद है हमारी, आप उसको लेंदी तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इज फॉर्म व्हेन इतना नाइट्रोजन रिएक्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ज्यादा बार पूछी गई है एमएसटी सीटी में, काफी ज्यादा बार। इसका बेसिक समझ लिया है हमने, अब इसको थोड़ी सी इसकी बात करें तो अमोनिया हमें बन रहा है, किससे बन रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। सबसे पहले बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे मुझे 3 लगाना होगा, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे बैलेंस है। तो जब हम मोल्स की बात कर रहे थे तो हम क्या लिखते हैं कि वही सेम लिखते थे हम कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय 3 देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय 2, इस तरीके से हम लिखते थे। बट यहाँ पे हमसे बात की गई है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम के केस में भी कुछ इस तरीके से ही है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 लीटर अमोनिया, वो 1 लीटर नाइट्रोजन रिएक्ट कर रही है 3 लीटर हाइड्रोजन से, 3 लीटर एंड गिविंग अस 2 लीटर NH3, ये हम यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या पूछा गया कि वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इज फॉर्म्ड व्हेन, अच्छा यहाँ पे, और ये किस चीज, सिर्फ और सिर्फ जब भी हमारे पास कोई भी चीज गैसियस फॉर्म में हो तब वैलिड है, तो गैसियस फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ ये चीज हमें लगानी। सो हम ये क्या लिखना है यहाँ पे, अमोनिया जो है हमारा, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फाउंड व्हेन 10 DM³ अच्छा अब यहाँ पे 10 लीटर वॉल्यूम है किसकी, नाइट्रोजन की, किससे रिएक्ट कर रही है, 30 से। अच्छा तो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं अगर इक्वेशन को 10 से, तो क्या मेरा 30 लीटर हो जाएगा, नाइट्रोजन रिएक्ट किससे कर रही है, सॉरी 30 नहीं 10 से कर रहा है ना, तो 10 लीटर हो जाएगा और ये हो जाएगा 30 लीटर। तो अगर मैंने रिएक्टेंट को 10 से मल्टीप्लाई करा है तो मुझे इसको भी करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मुझे अमोनिया मिल रही है 20 लीटर, दिस इज माई आंसर। तो बेसिक वही स्टोचियोमेट्री वाला ही खेल है सारा, बस यहाँ पे वॉल्यूम से तब्दील कर दिया है, क्योंकि डाई नाइट्रोजन क्या होती है, गैस ही होती है, डाई नाइट्रोजन का मतलब N2 होता है, और अमोनिया भी हमारी गैस ही बनती है। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे शायद ये इसकी रिएक्शन भी लिखी हुई इस फॉर्म में आ सकती है, तो उससे भी आप देखिएगा यहाँ पे ये वाला केस लगेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आ चुकी है हमारे MST सीटी में। सो आंसर क्या आ रहा है हमारा 20 DM। नेक्स्ट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर, हाँ मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन अ ड्रॉप ऑफ दिस। अच्छा एक ड्रॉप है हमारे पास, पानी की बूंद है हमारे पास, इसकी हमें वॉल्यूम दे रखी है, ठीक है 0.05 है, अब हमें क्या बताना है, मॉलिक्यूल होते हैं। तो कुछ लोग मतलब बड़े आराम से सोचेंगे कि अच्छा चलो वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉली वॉल्यूम, तो ये हमारे पास ml में, तो उसको कर लेंगे वो साहब लीटर में, अपॉन कर देंगे 22.4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय Na कर देंगे, और आंसर गलत ले आएंगे। तो पहली बात तो ये गलत है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है, जब भी कोई चीज गैस में गैस हो, साथ ही साथ STP की कंडीशन हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हमें वॉल्यूम दे रखी है। सो आप सभी को आई होप ये बात पता होगी कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर वो होती है 1 ग्राम पर ml या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये होती है 1 ग्राम पर ml, लिख लेता हूँ वो बेटर रहेगा, 1 ग्राम पर ml, या नहीं सेंटीमीटर क्यूब ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम दे रखी है, तो वॉल्यूम की जगह मुझे निकालना है मास, तो उसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये चीज यहाँ पे देखने वाली है। तो वैसे दोनों बातें सेम ही होती है, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब ही होता है। तो ये हमारी डेंसिटी आ गई, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमारी जो वॉल्यूम हमें दे रखी है, मास हमें निकालना है, तो मास का जो फॉर्मूला, मास जो आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 0.05 ग्राम। नाउ हम अपना मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू N अपॉन Na। मॉलिक्यूल वाटर निकालने, यहाँ इनको मल्टीप्लाई करूंगा, अपनी कन्वीनियंट के लिए मैं यहाँ पर लेने जा रहा हूँ Na को 6 इंटू 10⁻23 होता है ना, 23 डिवाइड बाय 18, और यहाँ पे इंटू 5 इंटू 10⁻, कर रहा हूँ मैं -2, ठीक है, इज इक्वल टू मेरे नंबर ऑफ यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आ गए। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे और आंसर तक चले जाएंगे, 6 1 जा 6 3 जा 3 1 जा 3 1.67 जा, तो ये हो जाएगा 10⁻21, तो 1.67 इंटू 10⁻21, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज माय आंसर। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, ये थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने घुमाया था, वैसे नीट जेई में ये चीजें काफी ज्यादा पूछते रहते हैं, बट MST सीटी में इट इज रेयर ऐसी चीजें पूछने की। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, अच्छा प्रेजेंट इन, अच्छा यहाँ पे हमें बताना है कितने मोल्स ऑफ, एक जस्ट अ सेकंड में एक बार चेक कर लूं कि क्या किसी स्पेसिफिक एटम के लिए तो नहीं है, या पूरे मोल्स ऑफ एटम ही हमें बताने हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, यस हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम बताने हैं, ठीक है बता देते हैं। सो यहाँ पे मीथेन दे रखा है हमें 3.2 ग्राम, पहले इसके मोल्स निकाल लेते हैं, तो इसका मोल्स होगा गिवन वेट डिवाइड है मॉलिक्यूलर वेट होता है मीथेन का CH4 का 16, ये हटाया पॉइंट यहाँ है, तो मेरे पास आ रहा है 0.2, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास जो मोल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0.2,
मोल्स, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक मोल सी एच, एक मॉलिक्यूल ऑफ CH3 में कितने एटम है? 5 एटम है। ये क्या है? एक मॉलिक्यूल। कैसे? चार चार मेरे पास हाइड्रोजन के एटम है प्लस एक कार्बन एटम है। ये एटम की बात हो रही है अभी, ठीक है, ये बात सही है। मैं आपसे कहूं एक मोल CH4 में, अब ये क्या आ गया? मोल आ गया। पहले वो क्या था? मॉलिक्यूल था। मॉलिक्यूल क्या होता है? जो एटम से बना हुआ होता है। एक मोल CH4 में कितने मोल एटम होंगे? तो आप कहेंगे 5 मोल एटम होंगे। और 5 मोल एटम किस किस से होंगे? 4 मोल वो एटम हाइड्रोजन के होंगे और 1 मोल कार्बन का होगा। नाउ वी हैव टू टेल कि यहाँ पे जो हमारे ये दैट इज 0.2 मोल है, इससे मैं सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा इक्वेशन को। तो मेरे अगर मैं पूछूं 0.2 मोल मेरे पास इसके हैं, और मेरे पास मुझे कितने एटम होंगे? तो 5 इंटू 0.2 एटम्स होंगे, दैट इज 1 मोल एटम। ये क्या आ गए? टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए हैं मेरे पास इन CH4 हैविंग दिस वेट। सो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज डी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ये बेसिक से बिल्कुल बताया, ये मॉलिक्यूल है, मैंने मॉलिक्यूल से शुरू करा है और यहाँ तक मैं इसको लेके गया हूँ। so, थोड़ा सा ये भी ट्रिकी टाइप क्वेश्चन था। नेक्स्ट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आर प्रेजेंट इन 8 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट। सो सबसे पहले अमोनियम नाइट्रेट होता क्या है? सो अमोनियम नाइट्रेट मेरे पास होता है NH4NO3, ठीक है जी, अमोनियम नाइट्रेट हो गया। वही करते हैं, पहले मैं लिख देता हूँ एक मॉलिक्यूल अमोनियम नाइट्रेट में कितने नाइट्रोजन एटम्स हैं? सो एक दो, तो 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं आप, बिल्कुल सही। अब निकाल लेते हैं अपने मोल। तो यहाँ पे 8 ग्राम दे रखे हैं, तो 8 ग्राम के लिए मोल क्या आएंगे? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 80। कैसे पता? मतलब लिखा होता क्वेश्चन में, मैं लिख के नहीं लाया जान के, ताकि आप लोग कैलकुलेट करने में कोशिश करें। मतलब ये भी तो आना चाहिए ना कैलकुलेशन इजी। अगर आ गया ऐसे जरूरी थोड़ी हर बार दे देगा। नाइट्रोजन का आप लगाएंगे 14, इसका 48 लगाएंगे, देन इसका 4 लगाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा यही 80। तो ये मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। अब मैं पूछ रहा हूँ 0.1 मोल मेरे पास किसका है? NH3 का। तो कितने मोल मेरे पास नाइट्रोजन एटम्स के होंगे? तो आप कहेंगे सीधा 0.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज हो जाएगा मेरे पास 0.2 नाइट्रोजन एटम्स इज गोइंग टू बी माई आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो एक और सेम कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था 2023 में, ये दोनों सवाल पूछे गए थे आपसे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम आ गए हैं अपने चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ आइसोटोन्स। तो सबसे पहले आइसोटोन्स होते क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो आइसोटोन्स वो होते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। और न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन्स का जो फॉर्मूला होता है वो निकालते हैं हम। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला होता है, जिसको ए लिखते हैं, वो होता है मेरे पास एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मेरे आ जाएंगे A माइनस जेड के बराबर। तो मुझे जहां भी A माइनस जेड बराबर दिख जाएगा वही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे A माइनस जेड निकालूंगा तो A क्या है मेरे पास? ये है A, Z है ये, ठीक है, इतना तो पता होगा बेसिक। सो ठीक है, ये आ रहा है 8, इसका आ रहा है 7, इसका निकालने बैठूंगा, इसका 24 माइनस 12 आ रहा है 8, इसका आ रहा है 8, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ना। इसका कैलकुलेट करूंगा तो इसका आ रहा है 17 और इसका भी आ रहा है 16, सॉरी इसका आ रहा है आपका 20, इसका आ रहा है आपका 18। तो आई होप A माइनस जेड मैंने सबका निकाल लिया। A माइनस जेड क्या होता है? A माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। कैसे होता है? यहाँ पे हमने देख लिया, एटॉमिक मास बराबर एटॉमिक नंबर प्लस नंबर। तो यहाँ पे एक ही का सेम आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा, हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, उसमें हमें बताना है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम बोहर साहब ने बताया था इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई का। अब n वेयर n बिलोंग्स टू द शेल नंबर, इस केस में हमारे पास n की वैल्यू क्या दे रखी है? 4 दे रखी है। तो जब हम कैंसिल करेंगे तो फाइनली l किसके बराबर आएगा? 2h अपॉन पाई के। कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई डीजेनरेट ऑर्बिटल्स फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर हाइड्रोजन एटम। अच्छा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते क्या। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, ठीक है। अब दूसरी बात, हाइड्रोजन एटम के लिए इन्होंने क्यों पूछा है? ऐसी क्या इसमें खास बात है? तो ये फॉलो करता है हमारे पास बोर साहब का पोस्टुलेट। ये बोर मॉडल फॉलो करता है। हाइड्रोजन लाइक एटम्स होते हैं ना, हमने पढ़ा है। अच्छा, हाइड्रोजन एटम्स और दूसरे एटम्स में क्या डिफरेंस होता है? जो दूसरे एटम्स है हाइड्रोजन के लिए हमारे पास बोर साहब का मॉडल है। अदर एटम्स के लिए हमारे पास N+L रूल आ जाता है, जिसको हम आउ-बाउ प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। आउ-बाउ प्रिंसिपल हमारे पास आ जाता है, आउ-बाउ रूल, जिससे हम एनर्जी निकालते हैं किसकी? ऑर्बिटल्स की। अब बोर साहब का ऑर्बिटल जो वो था पोस्टुलेट, वो ये कहता था हमारा जो एनर्जी है हमारी सिर्फ और सिर्फ n पर डिपेंड करती है, वेयर n इज दी शेल नंबर। वेयरएज आउ-बाउ प्रिंसिपल कहते थे दोनों चीजों पर डिपेंड करती है। किसके लिए कहते थे? जिसमें भी जो हाइड्रोजन लाइक नहीं है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक से ज्यादा है।
जिसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही ना, हाँ उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक से ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे जिसमें भी एक से ज्यादा होंगे वो हाइड्रोजन लाइक नहीं होते, तो वहां पे आउगा रूल लगता है। यहाँ पे क्या लगेगा, अच्छा तो अब हमें क्या बताना है, हाइड्रोजन के लिए बताना है, तो जहां पे भी एन सेम होगा उसकी एनर्जी सेम होगी, उस पूरे शेल की एनर्जी सेम होगी, मतलब उस पूरे ऑर्बिट की एनर्जी सेम होगी। अगर ऑर्बिट की एनर्जी सेम है तो हमारे सब शेल की भी एनर्जी सेम होगी, शेल की सेम है तो सब शेल की भी सेम होगी, शेल ही लिख देता हूं बेटर रहेगा। तो यहाँ पे सेल की एनर्जी सेम, सब शेल की एनर्जी से सिमिलरली हमारे पास ऑर्बिटल्स की भी सेम एनर्जी होगी। तो यहाँ पे 2s एंड 2p हमारा आंसर हो जाएगा, जिनका एन कॉमन है। तो 2s क्या होता है हमें पता है, 2s ही होता है। और 2p में हमारे पास तीन होते हैं, px py pz, n प्लस एल रूल के हिसाब से हमें पता है s की एनर्जी जो है वो लोअर होती है, क्योंकि n प्लस एल इसका 2 आता है और इसका 3 आता है, उसकी हायर होती है। वेराज px py pz ये हमारे इक्वल होते हैं यहाँ पे, ये उसमें बात है। सो हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये आपको सब चीज समझ में आई होगी, काफी अच्छा क्वेश्चन, और शायद ये रेयर क्वेश्चन था जो एमएसटी सीईटी ने पूछा था। सो काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, अब थोड़ी गाड़ी का गियर बढ़ाते हैं, अब स्पीड में क्वेश्चन करते हैं। सो रेडियस हमें निकालना है, इसमें फोर्थ ऑर्बिट में, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 52.9 हमारे पास पिकोमीटर में, इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। एन स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइड बाय 1 इज जेड। तो 16 को मैं 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लगभग 800 के आसपास आएगा, तो 800 से बड़ा तो यही आंसर हो जाएगा। तो अब इसी स्पीड में हम जरा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अब सब कल वाले टॉपिक आ जाएंगे, मूल कॉन्सेप्ट मेजरली डिस्कस करना। ना यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर की बतानी है। तो अगर आप ऐसे निकालने जाएंगे सल्फर की, तो सल्फर की आपकी आएगी ये 8 आएगी आपकी, जो कि गलत है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए H2SO5 का। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पर जो है एक परऑक्साइड लिंकेज होता है, तो इसकी वजह से ये हमारे पास होता है। बट यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारी +6 ही रहती है सल्फर की। आप देख पाएंगे, अगर आपको वो वाला कंसेप्ट आता होगा बॉन्ड वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ये 6 के 6 ऑक्सीजन जो है अपने ऊपर -2 ले आएंगे, -2 यहाँ पे -1 आएगा, और यहाँ भी -1 आएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल +6 आएगा, तो आंसर हो जाएगा +6। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें बताना है, बैलेंस करना है रिएक्शन को। चाहिए थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपको बैलेंसिंग का एक, आप या तो आपने पढ़ा होगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एक होता है और एक और होता है। मैं थोड़ा इजी मेथड बताता हूँ यहाँ पे, जिसमें खाली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उसमें लगेगा। आप क्या करिए, एन फैक्टर कैलकुलेट करिए, मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर मैं निकालूं, जैसे mn का, उसको मैं लिख रहा हूँ। इसमें चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना आ रहा है, ये गया है +2 से +4 में, तो +4 में गए, तो 4 -2 में करूंगा तो एन फैक्टर आ जाएगा इसका इतना। अब मैं निकालता हूँ क्लोरीन का, फॉर एन फैक्टर 2 लिख देता हूँ उसको। तो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट ये है -6 ये आ गया +5 में, और यहाँ पे जरूर माइनस होगा, मुझसे हो सकता है गलती से मिस हो गया हो। सो लेट मी जस्ट चेक कि यहाँ माइनस है या नहीं। नहीं, यहाँ माइनस नहीं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +4, तो एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, ठीक है। अब एन फैक्टर 2 अपॉन एन फैक्टर 1 करिए, उसका रेशियो क्या आ रहा है 2/1। ये रेशियो बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स 1 के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय 2 के। सो आपको क्या करना है, एन फैक्टर्स निकालने हैं, उनका अपोजिट रेशियो कैलकुलेट करना है, उनके रेसिप्रोकल का। क्यों, क्योंकि आप सभी को लॉ ऑफ इक्विवेलेंट पता हो, जो कहता है मोल्स ऑफ 1 इंटू एन फैक्टर ऑफ 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ 2 इंटू एन फैक्टर ऑफ 2। यहाँ से आप देखेंगे ये मैंने इक्वेट करा है, सिर्फ और सिर्फ इसको इधर ले आया नंबर ऑफ मोल्स को, इसको उधर लेके। तो 2/1 मतलब जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है हमारे पास m है, तो mn में जो है वो हमारे पास 2 मोल्स होंगे, और इसके जो है 1 होंगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से रिएक्शन लिख देता हूँ। यहाँ पे जो रिएक्शन आएगी वो 2mn प्लस x की वैल्यू यहाँ मेरी 1 आ जाएगी, गिव्स मी। अब यहाँ पे आप mn को अकॉर्डिंगली बैलेंस कर लीजिएगा, प्लस x भी मेरे पास यहाँ पे 1 ही आएगा, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। यहाँ पे आपको 2 पुट करना होगा, और बाकी आप इलेक्ट्रॉन्स उससे वाटर वगैरह ऐड करके आप बैलेंस कर लीजिएगा। सो बेसिकली यहाँ जो 1 की x की वैल्यू है वो आ रही है मेरी 1। अगर ये मेरा क्या है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे कोई माइनस माइनस नहीं है, अगर यहाँ माइनस होगा ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी, एन फैक्टर चेंज होगा, सेम मोल्स का रेशियो निकालिएगा। नेक्स्ट, पेरोक्साइड में क्या होती है, हम सभी को होता है -1 होती है, क्योंकि क्या होता है O2 माइनस होता है पेरोक्साइड, O2 2 माइनस होता है, सॉरी हाँ O2 2 माइनस, तो यहाँ -1 होती है। अब बताना है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ कुछ लोग समझदार होंगे, वो मतलब काफी लंबी कैलकुलेशन करेंगे, वो पहले क्लोरीन की निकालेंगे, फिर ऑक्सीजन की निकालेंगे, फिर इनका सम करेंगे। कुछ लोग समझदार होंगे, वो कहेंगे भाई जो ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर सम निकालना है ना, तो वो ये जो चार्ज दिख रहा है उसी के बराबर होगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा माइनस उसके बराबर, -1 के बराबर। सो आई होप ये बात आपको समझ आएगी। अगर आप सम निकालने बैठेंगे, इसकी निकाल ली ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी निकाल, बल्कि इसकी तो पता होगी -2, उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी +7 आएगी, तो +7 -8 -1, तो जो नेट चार्ज होगा वही तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आता है ना हमारा वैसे भी। तो ये देखते हैं, इसको आंसर कर देंगे एमएससी सीटी में, और ये आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में, ये 23 गलत लिख रखा है, 2022 में, 2022 का कर लीजिएगा, तो 2022 का सवाल है। नेक्स्ट, अब हमें निकालना है सेम हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन, कैलकुलेट
वॉल्यूम ऑफ अ गैस जिसके इतने मोल है, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हम यूज करेंगे। प्रेशर क्या है, एक एटीएम, वॉल्यूम निकालनी है, अच्छा एन दो 1/12 इनटू ये आप पूछ सोच रहे होंगे कैसे, तो ये मैंने वैसे ही लास्ट लेक्चर में मैंने पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन किया था हम कैसे करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 12, ये हो जाएगा 25, तो 50 के आसपास जो भी ऑप्शन है सबसे क्लोज कौन सा है, ये है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर आपको ये बात समझनी है तो नेक्स्ट इससे पिछले वाला लेक्चर जरूर देखिए। नेक्स्ट डाल्टन्स लॉ का क्वेश्चन आ गया है, ये क्या कह रहा है, एक नियॉन डाइऑक्सीजन का मिक्सचर है, अच्छा इतना इतना हमें ग्राम दे रखा है, टोटल प्रेशर हमें दे रखा है 25 बार, हमें क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइऑक्सीजन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइऑक्सीजन इस बराबर होता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन O2 इंटू 25 के। तो इसका सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालने, तो मोल्स निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ये आ गया। सिमिलरली नीचे भी करूंगा, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू, यहाँ पे नियॉन का निकालेंगे, तो नियॉन का क्या होता है एटॉमिक नंबर, 10 होता है ना, हाँ तो 20 होता है इसका एटॉमिक। तो 160 डिवाइड बाई 20, तो ये मैं कैलकुलेट करूंगा, ये मेरे पास आ रहा है 2 डिवाइड बाई, ये सॉरी यहाँ प्लस का साइन आएगा, प्लस ये 8 हो जाएगा, ये हो गया 2 इंटू ये, तो 2 1 जार 2 5 जा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 बार के इक्वल। सो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा ये। सो आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी, काफी ज्यादा इजी है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, अच्छा इतना केल्विन पे हमें दे रखा है, ये हमारा किसका क्वेश्चन है, कांस्टेंट टेम्परेचर सेम है, मतलब हमारे पास बॉइल सोल्ट लगेगा, दैट इज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, 2 into 9 इज इक्वल टू 3 into V, तो 3 1 3 3 वी आ गया 6। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास आता है, इफ एट 0 डिग्री टेम्परेचर एट, ये एटमॉस्फेयर प्रेशर है, इतनी वॉल्यूम ऑफ गैस पे इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है सर, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अच्छा हमें इसके मॉलिक्यूल्स निकालने, किसके, ऑक्सीजन के निकालने, दैट इज हमें O2 के निकालने होंगे ऑब्वियसली, इन O2 होगा यहाँ पे, इन 22 को, अच्छा सेम वॉल्यूम दे रखी है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो या तो आप पीवी इक्वल टू एनआरटी दोनों के लिए लगा लीजिए, या फिर आप सभी को पता होगा, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो है एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ ही होता है ना वो, जो कहता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, एवोगाड्रोस लॉ ही होता है जितना मुझे याद आ रहा है, या फिर गेलुसैक लॉ, इन दोनों में से कोई होता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी नंबर ऑफ, एट नंबर ऑफ, इसे हाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो एक की वॉल्यूम दिस इज इक्वल्स टू एन है, डिवाइड बाई दूसरे की वॉल्यूम भी इतनी है, डिवाइड बाई इसके लिख लिया मैंने एन, सो एन की वैल्यू मेरी आ गई एन ए के ही बराबर, सो मेरा आंसर हो जाएगा यही। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो डू कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इसके लिए लगा लिए, फिर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इसके लिए लगा लिए, डिवाइड कर लीजिए, आंसर आपका तब भी मिल जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 400 केल्विन, अच्छा इफ द सेम गैस ऑक्यूपाइज दिस एट, अच्छा कांस्टेंट प्रेशर हमें दे रखा है, तो ये हमारा किसका क्वेश्चन आता है, चार्ल्स लॉ का। वो क्या कहता है, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, सो V1 हमारे पास 1 पॉइंट दिस इंटू 10⁴ डिवाइड बाई टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन है एट इतनी वॉल्यूम पे, यही है ना, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू V2 हमारे पास है 400, नहीं सॉरी V2 तो निकालना है, डिवाइड बाई 400, ठीक है, तो इससे ये 0 से 0 उड़ा दिए, तो ये गया, ये 0.5 आएगा, तो 2 इंटू 10⁵ 4, दैट इज हमारा आंसर हो जाएगा। सो आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सो सो यस दैट्स इट फॉर टुडे, काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, कुछ कुछ नए तरीके के सवाल भी हमने आज देखे जो कि अच्छे थे, और कुछ कुछ हमने पुराने कंसेप्ट पे बेस्ड जो सवाल थे जो थोड़े से नए तरीके के मॉडिफाई होकर पूछे जा सकते वो देखे, कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन भी देखे जो हमसे एमएसटी सीईटी कम रेयरली पूछता है, वो वाले सवाल भी हमने आज देखे। सो आपको जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि सीयूटी वाली बात मुझे जरूर बताइए कि आपको सीयूटी का कंटेंट चाहिए केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि मैं वही लास्ट टाइम वाला कुछ पीवाईक्यू एंड ऑल लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आपको प्ले लिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एमआरपी सीरीज जरूर देखिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर भी जरूर देखिएगा, और बाकी अपनी क्लास किस तरीके का कंटेंट आप इन फ्यूचर में चाहते हैं वो भी मुझे जरूर बताइएगा, आप कौन सी क्लास में, ताकि मैं उस हिसाब से अपना फ्यूचर का डिजाइन करूँ कि किस तरीके का मैं कंटेंट अपने चैनल पर आगे लाना चाहूँ। तो चलिए आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।